नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का मेरा विषय है डिप्रेशन को लेकर, अवसाद को लेकर, मानसिक खिन्नता को लेकर या मानसिक उदासी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, डिप्रेशन एक कॉमन बीमारी बन गई है और इससे 40 से 50% लोग पीड़ित हैं। ये बीमारी ये किशोरों को भी हो जाती है, ये वयस्क अवस्था में भी हो जाती है, प्रौढ़ों को भी हो जाती है और वृद्ध लोग भी इस अवसाद की स्थिति से, डिप्रेशन से पीड़ित हैं। और डिप्रेशन के कारण बहुत सारे लोग अपनी अच्छी नौकरियां छोड़ देते हैं, अच्छे अपने व्यवसाय स्थापित व्यवसाय को त्याग देते हैं और घर परिवार से अलग कहीं पीड़ित स्थिति में रहने पर विवश हो जाते हैं। और बहुत सारे डिप्रेशन से पीड़ित लोग अचानक डिप्रेशन से पीड़ित होके या तो आत्महत्या कर लेते हैं या घर त्याग के भाग जाते हैं। तो डिप्रेशन बहुत खतरनाक बीमारी है और आज डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और ये एक अद्भुत चीज़ है कि भौतिक रूप से संपन्न दुनिया होती जा रही है, लेकिन उसी अनुपात से डिप्रेशन की स्थिति बढ़ रही है, हताशा की स्थिति बढ़ रही है, निराशा की स्थिति बढ़ रही है। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर और डिप्रेशन से हम कैसे सहजता से, बिना कुछ ज़्यादा प्रयास किए या बिना कोई ट्रीटमेंट लिए कैसे ठीक हो सकते हैं। तो डिप्रेशन के बारे में आज हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य को 3 तरह के रोग पीड़ित करते हैं। पहले तरह के रोग जो हैं वो उसके शरीर को पीड़ित करते हैं। उसके कारण वो व्यक्ति या तो दर्द से, पीड़ा से या ठंड गर्म से पीड़ित रहता है, उसका वजन घटने लगता है या अनायास उसमें आलस का अभाव, कमजोरी का अभाव पैदा हो जाता है। और बाद में पता चलता है कि उसकी जो शारीरिक रोगों के कारण या तो हृदय संबंधी रोग है या उसको कोई गंभीर इन्फेक्शन हो गया है या उसके किसी शारीरिक अंग ने काम करना बंद कर दिया है या उसकी कार्य क्षमता घट गई है। दूसरी तरह के जो रोग हैं, ऐसे में व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, खाता पीता भी है, सोता जागता भी है, अपने कार्य, बहुत सारे कार्य भी स्वयं निपटा लेता है, लेकिन मानसिक रूप से वो तृप्त रहता है, मानसिक रूप से डरा हुआ, सहमा हुआ रहता है, वो खिन्नता से पीड़ित रहता है, परिवार से कटने लगता है या समाज से दूर भागता है। उसे किसी भी स्थान पर जाना ना तो अच्छा लगता है, ना लोगों के बीच में बैठ के उसको कोई तृप्ति होती है, वो लोगों से दूर भागता है, यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों से कट के रहना शुरू कर देता है। वो किसी एकांत कमरे में पड़ा रहना चाहता है या फिर एकांत जीवन जीना चाहता है। ऐसी जो स्थितियाँ हैं, ऐसे जो रोग हैं, वो मानसिक स्तर के रोगों में आते हैं, क्योंकि ऐसे रोगों में ये डिप्रेशन के साथ साथ कुछ और भी स्थितियाँ आ जाती हैं। कई लोग काल्पनिक भय पाल लेते हैं, काल्पनिक आवाज़ सुनते हैं या उन्हें भूत प्रेत की अनुभूति होने लगती है। कई बार ऐसे व्यक्ति अकारण एक आकुलता महसूस करने लगते हैं, उनकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। कई ऐसे जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, मानसिक रूप से पीड़ित जो लोग हैं, वो प्रातःकाल 3 बजे उठ जाते हैं और धूप में भटकते रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं। तो ये मानसिक रोग जो हैं ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम होता है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल होती है, लेकिन वो सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता है। तो ऐसे सामान्य व्यवहार ना करने वाले रोगों को मानसिक रोगों की श्रेणी में रखा जाता है। और आज तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि 90% तक रोगों के पीछे भी यही मानसिक कारण होते हैं और होते भी हैं, क्योंकि मानसिक रूप से जब एक व्यक्ति अस्त व्यस्त रहता है, असमान व्यवहार करता है, तो उसके अंदर कई तरह के रासायनिक बदलाव आने लगते हैं और ये रासायनिक बदलाव धीरे धीरे उसके शारीरिक अंगों को प्रभावित करके और उनको स्थायी रूप से ऑर्गेनिक व्याधि में पीड़ित कर देते हैं। जैसे देखने में आया है कि जो लोग डरे सहमे रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं या अपने जीवन में जिन्हें अनसिक्योरिटी फीलिंग होती है, जीवन में जो खुश नहीं रहते या जीवन में एक भय का भाव जागृत हो जाता है, तो ऐसे लोग ही आगे जाके या तो हार्ट के मरीज बन जाते हैं, इन्हें हार्ट संबंधी बीमारी हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ब्लड प्रेशर रहता है तो शॉक की स्थिति में अनायास कभी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, मस्तिष्क में जो खून है जम जाता है या कई अन्य व्याधियाँ हो जाती हैं। डायबिटीज़ के साथ भी मानसिक पीड़ा का बहुत गहरा संबंध है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत सारे अस्थमा के मरीजों को रोग की शुरुआत तब होती है जब मानसिक रूप से असमान रहते हैं, मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं या मानसिक आघात का जिन्हें सामना करना पड़ता है। तो तीसरे स्तर के जो रोग हैं वो शरीर और मन से थोड़े अलग
मन की गहराई के रोग संबंध रखते हैं। ऐसे रोगों को हम आत्मिक स्तर के रोग कहते हैं। और ऐसे रोगियों को तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे रोगी वैसे शांत रहते हैं, वो कम बोलते चालते हैं, एकांतिक जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या चल रहा होता है इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि तीसरे स्तर के रोग हैं, वो उसकी आत्मा का पतन करते हैं, उसके व्यवहार और संस्कारों को पतन कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति किसी भीड़ में मासूम लोगों के ऊपर बम फेंक सकते हैं, गोलियों से सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे लोग बलात्कार जैसी घटनाओं में लिप्त रहते हैं। और ऐसे ही लोग, इसी श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जो अपने बाप की हत्या कर सकते हैं, बहन की हत्या कर सकते हैं, भाई की हत्या कर सकते हैं, या बेटा या एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर सकता है। ऐसे अनायास कई ऐसे रोग हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। समलैंगिकता को भी मैं इसी श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि समलैंगिकता समान व्यवहार नहीं है, असमान व्यवहार है। लेकिन क्योंकि उसे आज हम एक मानसिक इच्छा के अंतर्गत रखने लगे हैं, लेकिन यथार्थ में ये मानसिक रोग ना होकर ये आत्मिक पतन का रोग है, क्योंकि एक व्यक्ति असमान व्यवहार दर्शाने लगता है। तो मैंने देखा कि 3 तरह के रोगों को मैंने बताया, तो इसमें दूसरी श्रेणी के जो रोग हैं उनमें एक अवसाद भी है। अवसाद क्यों हो जाता है ये आप भी समझ सकते हैं कि जब कोई आदमी अपने व्यवहार को, अपने भावना को, अपनी अभिव्यक्ति को दबाना शुरू कर देता है, अपने मन में कुंठा पाल लेता है, या अकारण भयग्रस्त हो जाता है, उसे जीवन में सुरक्षित भाव नहीं मिलता, या उसके जीवन में कुछ अनायास कुछ घटित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अनायास डिप्रेशन यानी अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। कई अवसाद से पीड़ित बहुत लोग देखे गए हैं जो एक समय अपने जीवन की श्रेष्ठ स्थिति में थे। वो नौकरी करते थे तो अच्छी नौकरी करते थे, अच्छा प्रभाव था, अच्छी सैलरी लेते थे, व्यापार करते थे तो अच्छा व्यापार था, उन्होंने बहुत कुछ कमाया, नीचे से उठकर ऊपर गए, करोड़ों का व्यापार किया, मकान दुकान सब बनाए, सब कुछ था, बच्चे थे, बीवी थे, गृहस्थ जीवन सामान्य था। लेकिन अकारण के जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आया कि वो अचानक डिप्रेशन में चले गए। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा हो जाए, पत्नी का पति के साथ में, पति का पत्नी के साथ में वैवाहिक जीवन समान न रहे, तो भी वो डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी उसके मित्र धोखा दे जाएं, या उसके भाई बंधु धोखा दे जाएं, या पिता पुत्र में अनबन बन जाए, पिता बच्चे को अपने व्यवसाय से, अपने घर से अलग कर दे, या बच्चे पिता को त्याग दें। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां होती हैं जब डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। कई बार अचानक नौकरी चली जाए, या व्यवसाय में घाटा पड़ जाए, या अचानक कोई पुलिस केस हो जाए, या दुर्घटना का कोई शिकार हो जाए, तो फिर भी ऐसी स्थितियों में डिप्रेशन की स्थिति बन जाती है। डिप्रेशन का अर्थ है कि अकारण अपने मन में किसी कुंठा को पा लेना, अपने भावों को, अपनी भावना को, अपनी जो जिज्ञासाओं को व्यक्त नहीं कर पाना। ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी जो कल्पना, अपने जो भाव हैं, अपनी इच्छाएं, उनको दबाना शुरू कर देता है, अव्यक्त नहीं कर पाता। ऐसी कुंठाएं, ऐसी जो दमित भावनाएं हैं, उसमें जो उसके अंतस में इकट्ठी होती जाती है, अनायास उसे मानसिक रूप से पीड़ित कर देती हैं। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो डिप्रेशन के लिए आज तो कई तरह की दवाएं भी उपलब्ध हैं। बहुत सारे जो हमारे मनुष्य हैं, जो मनोरोगों का उपचार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते ही हैं, और कई तरह की दवाइयाँ लोग शुरू भी करते हैं। लेकिन मैं इसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि डिप्रेशन की जितनी दवाइयाँ हैं, चाहे वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हो, ट्रैंक्विलाइजर हो, या व्यवहार बर्ताव करने वाली दवाइयाँ हो, या सीजर को समाप्त रोकने वाली दवाइयाँ हो, ऐसी दवाइयाँ शुरू में तो अच्छा काम करती हैं। जब ऐसे रोगी अपने डिप्रेशन की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद वो अपने को सामान्य महसूस करने लगते हैं, उनकी दिनचर्या में सुधार आ जाता है, घर परिवार के लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं कि अब ये ठीक होने। लेकिन ऐसी जो ट्रीटमेंट है, ऐसी जो डिप्रेशन की स्थिति है, वो स्थिर रहती है, परमानेंट नहीं होती, क्योंकि साल के जो महीने होते हैं उनमें ऋतुएं जो आती हैं, ऋतुओं के अनुसार या जो घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं, परिवार में जो घटनाएं घटित होती हैं, या अकारण ऐसा व्यक्ति ट्रीटमेंट लेते हुए कोई घटना सुन लेता है या घटना देख लेता है, अकारण उसके मन में कोई डर का, भय का भाव पैदा होता है, तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। और ऐसी डिप्रेशन की स्थिति पहली स्थिति से ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। तो मेडिसिन लेने की साथ साथ ऐसे व्यक्ति को कुछ दूसरे व्यवहार भी करने चाहिए, क्योंकि जब
मेडिसिन लेते लेते किसी की स्थिति में ज़्यादा खराबी आ जाती है, तो ऐसे डिप्रेशन के बहुत सारे रोगी अनायास या तो अपने घर की छत से कूद के आत्महत्या कर लेते हैं, या किसी दवा को खा लेते हैं, या कहीं जाके अपनी आत्महत्या की कोशिश करते हैं। तो ऐसी दवा लेने वाले बहुत लोगों को आत्महत्या करते देखा हुआ है। ये दवा का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, या दवा की मात्रा कम ज़्यादा होने का परिणाम भी हो सकता है। तो डिप्रेशन के लिए जो बेटर ट्रीटमेंट है, जो अति उत्तम ट्रीटमेंट है, वो है या तो आप इसके लिए अपनी कुंठा को, अपने जो मन में बैठे भाव हैं, जो डर भयम की जो स्थितियाँ हैं, उनको निकालने के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम का आपके मस्तिष्क पर और आपके शरीर के दूसरे अंगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भस्त्रिका प्राणायाम के कई प्रारूप हैं, इनको आप अपने शरीर की स्थिति के अनुसार, वात पित्त और कफ की जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप चुन सकते हैं। इस संबंध में आप अपने किसी यौगिक विशेषज्ञ से परामर्श कर सकते हैं, चाहे तो मेरी सेवा भी ले सकते हैं। तो आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से आपके मन में जो कुंठाएं बैठी होती हैं, जो दमन बैठे होते हैं, जो भाव जो आपके मस्तिष्क में छिप जाते हैं, वो निकलने लगते हैं। रेचन का एक प्रारूप होता है कि रेचन हो जाता है, आपकी मानसिक शुद्धि हो जाती है, कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं। तो भस्त्रिका जो प्राणायाम है वो मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इससे कैथेरेसिस हो जाता है, आपका रेचन हो जाता है, और आप आपको बहुत हल्का अनुभव करने लगते हैं। तो यदि डिप्रेशन से बाहर आना है तो आप भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत लोग डायनामिक मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं, तो आप उसमें भी उनसे भी परामर्श कर सकते हैं। लेकिन डायनामिक मेडिटेशन तो घंटों तक करनी पड़ती है, लेकिन एक मरीज ऐसी मानसिक अवस्था में 1 घंटे तक डायनामिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो भस्त्रिका के कई प्रारूप हैं, उनको सहजता से शुरू कर सकते हैं, और शुरू में 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का 1 बार दिन में या 2 बार इस दिन में अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से पहले आप नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं, कि नाड़ी शोधन से आपकी जो नाड़ियाँ हैं, जो मस्तिष्क से निकले जो स्नायु तंत्र हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं, और आपके जो नासाद्वार हैं वो साफ होने लगते हैं, वो सहज हो जाते हैं। क्योंकि हम 2 नासाद्वारों से श्वास लेते हैं, तो लेकिन गले के अंदर जो हमारा श्वसन नलिका है वहाँ तो एक ही द्वार है, लेकिन जब नाक के 2 द्वारों से आप अलग अलग श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क के अलग अलग केंद्रों पर उनका प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैसे कि यदि बायां नासाद्वार है, उसका संबंध दाहिने मस्तिष्क के साथ में रहता है, और जो हमारा दाहिना नासाद्वार है, जिसे हम दाहिने नाक से सांस लेते हैं तब होता है, तो उसका प्रभाव बाएं मस्तिष्क पर होता है। और मस्तिष्क के जो दोनों खंड हैं, बाएं मस्तिष्क और दाएं मस्तिष्क, वो आपकी दोनों अलग अलग मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो किस नाक से सांस ले रहे हैं आप, इसका आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। आप कि दमित जो वासना है, जो पीड़ाएं हैं, इनके माध्यम से दूर होती हैं। तो नाड़ी शोधन का प्राणायाम बहुत अब जरूरी है, इससे नाड़ी की शुद्धिकरण होता है। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी है। भस्त्रिका प्राणायाम से कुंठाएं दूर होती हैं। आप चाहो तो कपालभाति का भी अभ्यास कर सकते हैं। वैसे योग में कई और प्राणायाम के प्रारूप हैं, उनके संबंध में भी जानकारी ले सकते हैं। मैं आगे के वीडियो में बहुत सारी चर्चा करूँगा, तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए गाय का दूध बहुत उपयोगी है, क्योंकि गाय के दूध में जो गाय घर में बांध के नहीं रखी जाती है, या जैसे डेयरी में पाली नहीं जाती, ऐसी यदि स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली जो गाय है, उसका दूध आपके लिए अमूल्य है। गाय का दूध आप घी के द्वारा साथ पी सकते हैं। और यदि आप गाय पाल लें, गाय के साथ खेलें, गाय की सेवा करें, तो ये आपके लिए बहुत अनुकरणीय है। क्योंकि गाय के चारों तरफ जो गाय के शरीर के जो आसपास ऐसा ऑरा मंडल रहता है, ऐसे तरंगें उत्सर्जित होती हैं जो आपको मानसिक शांति देती हैं, आपकी कुंठाओं को, आपकी मानसिक उदासी को दूर करने में वो सहयोग देती हैं। तो आप गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय पाल सकते हैं, गाय के बच्चे के साथ खेल सकते हैं, गाय की मालिश कर सकते हैं। और गाय की मालिश करने से या गाय के सानिध्य में रहने से एक लाभ और भी मिलता है कि उसके आसपास ना केवल ऑरा मंडल ही रहता है, बल्कि गाय के शरीर से या गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से जो गंध आती
होती है वो भी आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए प्रभाव डालती है। तो इससे भी आपकी मानसिक उदासी दूर होती है। और जो गाय का जो कोष्ठ है, जहाँ गाय रखी जाती हैं या गौशाला या घर में गाय रखी जाती है, उसका एक अपना ऑरा मंडल बन जाता है। वो ऑरा मंडल भी आपके ऊपर कई तरह के सकारात्मक प्रभाव डालता है और आप मानसिक रूप से बाहर आ सकते हैं। इससे न केवल आप मानसिक उदासी से बाहर आते हैं, बल्कि आपकी सोचने विचारने की शक्ति भी सकारात्मक हो जाती है। आपकी जो मानसिक चिंता है, जो नेगेटिव भाव है, वो दूर होते हैं। तो गाय की सेवा भी कर सकते हैं आप, गाय का दूध सेवन कर सकते हैं आप, योग में भ्रष्ट प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। और कई ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी हैं जिनके बारे में आगे के वीडियो में बताऊंगा, तो उनका भी आप सहयोग ले सकते हैं। इन सारे उपक्रमों से निश्चित रूप से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। आपकी सोचने विचारने की शक्ति बदल सकती है। आपके मन में बैठे जो भाव हैं, जो डर है, जो अकल्पनीय जो रचनाएं आपने अपने निर्मित कर ली हैं, जो जीवन की असुरक्षा की भावना आपके मन में विकसित हो गई है, या आपके पारस्परिक संबंध जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो दूर हो सकते हैं और आप बहुत स्वस्थकारी जीवन, बहुत प्रसन्न जीवन, बहुत आनंदकारी जीवन जी सकते हैं। तो डिप्रेशन पर आपको मेरा ये वीडियो कितना लाइक लगा, कितनी जानकारी इसमें अच्छी मिली, तो इस संबंध में मुझे सूचित करें। आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस संबंध में मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि उनके जीवन से भी डिप्रेशन का भाव दूर हो सके। और यदि आपने मेरा वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत सारे लोगों ने एक बार सब्सक्राइब भी कर लिया है, लेकिन उन्होंने तो मेरे जो उसको, तो आप सब्सक्राइब कर लें तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। धन्यवाद।